आए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2012 में पूछे गए सामान्य ज्ञान प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो प्रश्न हम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना हम देना चाहते हैं। हम अभी सामान्य ज्ञान को लेकर चल रहे हैं और सामान्य विज्ञान अभी तक 2023 तक जितने भी साइंस विषय से प्रश्न पूछा गया है सभी साइंस विषयों को पढ़ा करके चैनल पर डाल दिया गया है। तो इस वजह से आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से साइंस को निकाल करके इसके बाद आप लोग उसको देख कर पहले वीडियो देखेंगे, फिर उसको आप याद करेंगे और जब साइंस हो जाए तो फिर इधर सोशल साइंस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। इस तरह से जितने भी विषय हैं सारे विषयों पर हम इस बार चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं हो जाए। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस नई इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, तो कोई भी सूचना मिस नहीं हो जाए इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि कौन नहीं जानते हैं, आप लोग जूनियर क्लास से ही ये प्रश्न पढ़ते आ रहे होंगे। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा फूल, है ना। तो इस तरह से जो है ये भी बिल्कुल उसी टाइप का ये प्रश्न है। तो प्रश्न है कि कौन सी पक्षी बृहत्तम है। पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे। बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा। बड़ा से बड़ा मतलब सबसे बड़ा। तो कौन सी पक्षी है जो कि आपको सबसे बड़ी पक्षी है, तो उस पक्षी का नाम है आपको शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। तो बताइए कि सबसे बड़ी पक्षी जो है उसका क्या नाम है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच कहते हैं। ठीक है, और इस शुतुरमुर्ग की कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम आपको बताते हैं, उसको आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद इसको नोट डाउन भी करेंगे, यानी कि अपने कॉपी में नोट करते हुए चले जाएंगे। ये नोट करने की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, बहुत ही अहम बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए 2000 जैसे अभी आप लोग 24 में परीक्षा देंगे, 2023 या 2023 से पहले जो प्रीवियस परीक्षा हुआ है उसको देख कर जाना और उसके हिसाब से प्रश्न पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पीछे प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न आता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो जैसे कि अभी आप पढ़े कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पर है। अब हम शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ विशेषताओं को बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि यह सबसे बड़ा पक्षी है, ये जान ही लिए। तो सबसे बड़ा के बाद यह जो है आपको सबसे भारी पक्षी भी है। याद रखिए, यह सबसे भारी पक्षी भी है। और भारी क्यों नहीं हो, क्योंकि इसका जो हाइट साइट होता है ना वो कैमल के तरीके से, कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट के तरीके से होता है। बात समझ में आ रहा है? उतना बड़ा होता है जैसे कि ऊंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि भारी होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। इसके बाद जो है आपको हम इसके वजन की यदि बात करें तो इसका वजन 100 से लगभग 130 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 कुंटल से लेकर के 1 कुंटल 30 किलोग्राम होता है। किसका वजन? शुतुरमुर्ग का वजन। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है हम आपको बता दें शुतुरमुर्ग के बारे में, इनकी जो लंबाई होती है मेल मतलब नर जो होता है वो 6 फीट 11 इंच 9 फीट होती है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की तो यह जो है आपको 5 फीट, यानी कि फीमेल जो होती है वो छोटी होती है और मेल जो होता है वो बड़ा होता है। मेल होता है 9 फीट और फीमेल होती है लगभग 5 फीट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये भी याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग के बारे में हम कितने जानकारी को शेयर किए हैं। शुतुरमुर्ग सबसे भारी जंतु है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जंतु है, जंतु बोल रहे हैं, सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे भारी पक्षी है। और इसमें जो मेल होता है, मेल का जो हाइट होता है वो कितना होता है? 6 फीट। मेल का हाइट 9 फीट होता है और वहीं फीमेल का हाइट जो होता है वह आपको 5 फीट होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। 6 फीट होता है आपको, ये 9 फीट बोल दिए, 6 फीट होता है मेल का और फीमेल का होता है आपको 5 फीट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बताइए कि
सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग जो है उसकी लंबाई मेल की बड़ी होती है कि फीमेल की? कितनी लंबाई होती है? 6 फीट होती है। फीमेल की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट लगभग। 5 फीट होती है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है आपको कि इसका वजन कितना होता है? 100 से 130 किलो। बिल्कुल 100 से लेकर के 130 किलो तक आपको वजन होता है। किसका? शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? प्रश्न को भी कर लीजिए, 2 नंबर प्रश्न को भी कीजिए। कौन लोकसभा के अध्यक्ष के अलावा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, यानी कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और यह आपको मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ये आपको लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यह जो है आपको मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो बताइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वह किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो कौन व्यक्ति है? नीलम संजीव रेड्डी। वेरी गुड, याद रहेगा ना जी। चलिए, अब हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं राजीव गांधी को। तो बताइए कि अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जितने भी बने हैं उसमें सबसे कम उम्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बने थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या कैसी हुई थी? बम विस्फोट में। बम विस्फोट से हुई थी और वो आतंकवाद का एक रचा हुआ रचना था और उसके माध्यम से जो है सो ये इनकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, बोर लॉग बोलिए। बोरलॉग। देखिए बोर लॉग है। बोर लॉग पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है? आप 2023 से अभी तक में पढ़ते आए हैं, पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा। तो बोर लॉग पुरस्कार जो है वह किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा कि बोर लॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक होता है उनको दिया जाता है। तो पहले बताइए कि पुरस्कार का क्या नाम है? बोर लोग नहीं, लॉग। बोर लॉग। तो बोर लॉग पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक होते हैं उनको दिया जाता है। इसलिए सिंपल वे में याद रखिएगा कि बोर लॉग पुरस्कार कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। अब समझ में आया कि नहीं? बोर लॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो अब बताइए कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो किसे? खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है ना? किसे मरणोपरांत, जब वो मर गए तब उनको भारत रत्न से सुशोभित किया गया। उनका नाम आपको बताना है। राजीव गांधी, बड़े ही फेमस प्रधानमंत्री जिनको मरने के बाद राजीव गांधी को भारत रत्न से सुशोभित किया गया, मतलब भारत रत्न मिला है। याद रखिएगा किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? राजीव गांधी को। अब बताइए कि राजीव गांधी की जो समाधि है उसको क्या कहा जाता है? हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे, बताइए क्या कहा था? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक की संकल्पना किसने दी? परमाणु क्रमांक की परिकल्पना या संकल्पना कहे बात बराबर है। परमाणु क्रमांक की संकल्पना बोर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बोर के द्वारा। इसका पूरा नाम था आपको नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। परमाणु क्रमांक के बारे में जो है संकल्पना किसने दिया है? तो बोर ने दिया है। बात समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, गाजर। 6 नंबर प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। गाजर किसका अच्छा स्रोत है? गाजर के बारे में आपको बताना है कि गाजर में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। तो याद रखिएगा कि गाजर खाने से आँख की रोशनी बढ़ती है ना? जल्दी से आप अंधा नहीं बनेंगे, मतलब आँख आपका प्रभावित नहीं होगा। किससे? गाजर खाने से। तो इसलिए गाजर में किस विटामिन की अधिक स्रोत मिलती है? विटामिन ए। बोलिए फिर से। विटामिन ए। गाजर में कौन से विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन बताएंगे? बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम कोई बताएंगे? नहीं बताएंगे? चलिए कमेंट्स करके बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2010, बोलिएगा जरा। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किसने किया? राष्ट्रमंडल खेल 2010 के
आधिकारिक गीत की रचना जो है किनके द्वारा की गई? तो रहमान के द्वारा की गई। किनके द्वारा? रहमान के द्वारा। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किनके द्वारा की गई है? रहमान के द्वारा। रहमान के द्वारा की गई है। इसको भी आप VVI कर लीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, लैंप वाली महिला। लैंप वाली महिला किसे कहा गया है? देखिए, लैंप वाली महिला कहा गया है नाइटिंगेल को। और वैसे भी लैंप मतलब होता है बत्ती, और बत्ती का यूज कब करते हैं अपने सब? नाइट में। इसलिए याद रखिएगा कि लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल को। किसको कहा जाता है? नाइटिंगेल को। और यदि आपसे पूछ दे कि नाइटिंगेल का हिंदी क्या होता है तो क्या होगा? बताइए। बुलबुल होगा। क्या होगा? बुलबुल होगा। अगला प्रश्न है आदर्श गृह समिति, है ना? क्या होता है? आदर्श गृह समिति जो है, जो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ स्थित है? तो आदर्श गृह समिति एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपको मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई में। कौन सी समिति है? आदर्श समिति। आदर्श गृह समिति। क्या है? आदर्श गृह समिति है। और यह समिति जो है वो किस घोटाले, जो कि घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, तो यह किस घोटाले, सॉरी मतलब ये कहाँ पर स्थित है? ये समिति का नाम पूछ रहा है कि आदर्श गृह समिति जो है वो कहाँ स्थित है? ये आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। बताइए कि मुंबई जो है वो किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? बिल्कुल। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत की जो जनसंख्या है वो प्रेजेंटली कितना है? भारत की जनसंख्या है आपको 1210 मिलियन। कितना है? 1210 मिलियन। 1210 मिलियन है। भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 1210 मिलियन है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत की वर्तमान साक्षरता दर कितना है? मतलब भारत में जो है आपको साक्षरता का एक्यूरेसी पूछ रहा है 74%। मतलब भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? 74%। 74% जो है पढ़े लिखे हैं, और बाकी जो आपके बचे 26% वो आपको निरक्षर है, वो मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। तो बताइए कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है अभी? 1210 मिलियन है। 1210 मिलियन है। अगला प्रश्न है आईसीसी विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया? देखिए, आईसीसी विश्व कप जो हुआ था, आईसीसी का फुल फॉर्म पहले बताइए आप लोग। इंडियन क्रिकेट क्लब। चलिए, तो ये आप गलत बताए हैं कि आईसीसी का फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट क्लब होगा। इसका जो सही फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, आईसीसी है ना, तो आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर हो गया आपको क्रिकेट, और इसके बाद सी से हो गया आपको काउंसिल। तो फिर से बोलिए तो तीनों मिला करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर से बोलिए। बिल्कुल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसको हराया था? तो श्रीलंका को हराया था। किसको? श्रीलंका। किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। बताइए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धन कोट्टे। क्या होगा? अगला प्रश्न है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे एक मध्य नाम है। अन्ना हजारे जो है यह एक मध्य नाम है, तो यह आपको किशन। अन्ना हजारे का एक मध्य नाम जो है वो आपको किशन है। और सिंपल वे में याद रखिएगा कि अन्ना हजारे का जो पूरा नाम है, ठीक है, तो क्या नाम है पूरा नाम इनका? किशन बाबू राव हजारे। क्या नाम है? किशन बाबू राव हजारे। अगला प्रश्न है विकीलीक्स, है ना, विकीलीक्स के प्रधान संपादक कौन है? विकीलीक्स के जो प्रधान संपादक हैं वो आपको असांजे हैं। कौन है? असांजे। विकीलीक्स के प्रधान संपादक कौन है? असांजे। बिल्कुल। विकीलीक्स के प्रधान संपादक या ऑडिटर कहे तो हम ऑडिटर भी आंसर वही देंगे, क्योंकि ऑडिटर का हिंदी होता है आपको संपादक होता है। तो विकीलीक्स के जो प्रधान संपादक है वो कौन है? असांजे हैं। कौन है? असांजे हैं। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व विधि मंत्री। भारत के पूर्व विधि मंत्री कौन है? तो इनका नाम है आपको शांति भूषण। भारत के पूर्व विधि मंत्री जो है कौन है? शांति भूषण। और इस प्रश्न को आप लोग कट कर देंगे। ये प्रश्न आपको भविष्य में होने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए 15 नंबर प्रश्न को कट कर देंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, मोदी के बाद आईपीएल के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो मोदी के बाद आईपीएल के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपको अमीन बने हैं। कौन बने हैं? अमीन। मोदी के बाद आईपीएल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमीन बने हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वो कहाँ है?
तो दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में। देखिए विश्व में सबसे ऊंची इमारत जो है वो आपको दुबई में है, जो हम भारतीयों के लिए दुबई एक विदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? विदेश। विदेश। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वो कहाँ पर है? दुबई में। दुबई में है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो आपको वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा। यहाँ का क्षेत्रफल जो है सभी देश में से सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, एड्स में ए इसके लिए आता है, यानी कि एड्स में जो है ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है आपको एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। और एड्स का फुल फॉर्म यदि पूछे तो ए फॉर आपको होता है एक्वायर्ड, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में है। आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी और एस से होता है सिंड्रोम। याद रखिएगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड, इम्यूनो, डिफिशियंसी, सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स में अगर ए का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? एक्वायर्ड होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर दिया गया था? है ना, किस भारतीयों को जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर दिया गया था? उनका नाम है आपको सत्यजीत रे। और ये प्रश्न रिपीटेशन है, पीछे क्लास में भी हुआ था, पीछे के प्रीवियस पेपर में भी ये प्रश्न आपको आया था, इसलिए इसको भी कर लीजिए कि किस भारतीय को जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? उनका नाम है आपको सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। समझिएगा, दिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये जो लेख है और यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका यदि हिंदी बोल दे तो आप लोग मिस्टेक मत कर जाइएगा। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी होता है भारत का खोज। क्या होता है? भारत का खोज। तो भारत का खोज अगर कहीं पर आए तो वास्को डी गामा नहीं आप लोग मार दीजिएगा, क्योंकि वो भारत का खोज क्या था? दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का खोज पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रश्न को भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रश्न और सिखाने वाले हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे के द्वारा, किसके द्वारा? सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदी चलचित्र जो है किस पर आधारित है? तो यह आपको शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित है। समझिएगा कि सत्यजीत रे के द्वारा जो निर्मित एकमात्र हिंदी फिल्म, याद रखिएगा एक हिंदी फिल्म की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और फिल्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि फिल्म को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप कहेगा चलचित्र, क्योंकि उसमें चित्र चलता रहता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि फिल्म का हिंदी क्या आता है? चलचित्र। तो बताइए कि सत्यजीत रे के द्वारा जो लिखा गया है एकमात्र हिंदी चलचित्र किस पर आधारित है? तो शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित है। अगर आपसे पूछे कि यह जो शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित है वह एकमात्र हिंदी चलचित्र वो किनका है? तो सत्यजीत रे का है। नहीं समझे मेरा बात? प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदी चलचित्र किस पर आधारित है? तो शतरंज के खिलाड़ी पर। किस पर? शतरंज के खिलाड़ी पर। तो बताइए कि शतरंज के खेल का जन्म जो है वो क्या, कि शतरंज खेल का जो जन्म हुआ है भारत देश में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत देश में। सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदी फिल्म जो कि आपको किस पर आधारित है? तो शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित है। किस पर आधारित है? शतरंज के खिलाड़ी पर। बिल्कुल। तो अब बताइए कि हम किसके फिल्म की बात कर रहे थे? सत्यजीत रे के बारे में। और वो फिल्म जो था वो किस भाषा में था? हिंदी भाषा में, यानी कि हिंदी फिल्म था। कौन सा फिल्म? हिंदी। और वो फिल्म किस पर आधारित था? शतरंज के खिलाड़ी पर। शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ है? भारत देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ठीक है, तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण है। और ये भी प्रश्न आपको पीछे क्लास में आया हुआ था, याद रखिएगा। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं। अगला प्रश्न है आपका निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो है आपको निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने किया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इनका खोज यूक्लिड के द्वारा किया गया है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसके द्वारा किया गया है? यूक्लिड के द्वारा। यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र पढ़े होंगे और उनका ही सूत्र था वो आपको क्या था? a = bq + r। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज भी आपको यूक्लिड के द्वारा ही की गई है। और इसके बाद जो है आपको प्रश्न सर्व शिक्षा अभियान है ना, आप सरकारी स्कूल पर देखिए होगा कि एक पेंसिल होगा और उस पेंसिल पर दोनों बगल से बच्चा बैठा हुआ रहा होगा, उस पर लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े। तो इसलिए याद रखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ है? 2000 ईस्वी में आरंभ हुआ है। कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ है? 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रथम स्थापित होने वाला बैंक, महत्वपूर्ण कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, भारत में प्रथम स्थापित होने वाला जो बैंक है उस बैंक का नाम है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। और पीएनबी का फुल फॉर्म आपको बैक की क्लास में हम बता ही दिए थे। तो बताइए कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। बिल्कुल, भारत में सबसे प्रथम स्थापित होने वाला जो बैंक था उसका नाम है आपको पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना है ना, यानी कि इंडियन आर्मी, बोलिए इंडियन आर्मी का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सर्व विद प्राइड। क्या है? सर्व विद प्राइड। फिर से बोलिए, सर्व विद प्राइड। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सर्व विद प्राइड है। देखिए इसका हिंदी होता है, आपको सर्व विद प्राइड का जो हिंदी होता है इसको भी याद रखना है। इसका हिंदी होता है गर्व के साथ सेवा करें। और वाकई में आर्मी जो होता है वो देश की सेवा के लिए ही है, देश की रक्षा के लिए है, देश की जनता की सेवा के लिए है, देश की नेताओं की सेवा के लिए है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? जी सर। तो इसीलिए याद रखिएगा कि भारतीय सेना जो है, जिसको अंग्रेजी हम लोग इंडियन आर्मी कहते हैं, इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्व विद प्राइड। और सर्व विद प्राइड का हिंदी क्या होता है? तो गर्व के साथ सेवा करें। क्या होता है? गर्व के साथ सेवा करें। गर्व के साथ सेवा करें। यह आदर्श वाक्य जो है वो किस सेना का है? भारतीय सेना का है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह आपको किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह किस न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है, यानी कि कलकत्ता। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए किसी राज्य का किसी न्यायालय में 2 राज्यों का समाहित होता है, उसमें मतलब नहीं समझे? जैसे बिहार राज्य का जो भी आपको न्यायिक से संबंधित मामला होता है जिसको न्यायालय कहते हैं, वो न्यायालय आपको पटना में है। तो हम यदि बात करें पंजाब और हम हरियाणा की यदि बात करें तो दोनों जो है एक ही न्यायालय के क्षेत्र में आता है। जैसे बिहार राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें न्यायालय की, तो बिहार राज्य में जो न्यायालय है ओनली फॉर बिहार के लिए है। लेकिन ये जो आपको न्यायालय है पंजाब और हरियाणा का, कहाँ का? पंजाब और हरियाणा का जो न्यायालय है, यह न्यायालय आपको एक ही न्यायालय है और एक ही न्यायालय में आपको दोनों राज्यों के विवादों का जो है सो सुनवाई होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रखिएगा किसी न्यायालय में आपको एक से अधिक राज्यों का समाहित रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 64 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 64 वर्ष की आयु में। 64 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र वाला भारतीय राष्ट्रपति। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि आपको सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री, और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 64 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र वाला, एक तो 64 वर्ष पहले से है, फिर भी कहता है कि सबसे कम उम्र वाला भारतीय राष्ट्रपति कौन बना? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन बना है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। 64 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी व्याख्या कर लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। ठीक है, तो बताइए कि सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाला कौन व्यक्ति था? संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। कितने वर्ष से बना था? 64 वर्ष में। 64 वर्ष से बना था। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा। बताइए राज्यसभा अस्थायी सदन है कि अस्थायी? अस्थायी। तो इसको कौन भंग कर सकते हैं आप सभी में से? कोई नहीं। कोई नहीं भंग कर सकते ना।
तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है बताइए? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रश्न को भी कर लीजिए। क्यों कर लीजिए तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो है अक्सर आप फंसते हुए नजर आएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। भी कर लेंगे आप लोग जरूर इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां किससे लेता है ना? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां जो है वो किससे लेता है? तो याद रखिएगा संविधान अपनी शक्ति जो है वह जनता से लेता है, यानी कि प्रजा से लेता है। किससे लेता है? प्रजा से। संविधान अपनी शक्तियां किससे लेता है? प्रजा से लेता है। प्रजा का मतलब क्या होता है बताइए? प्रजा का मतलब जनता होता है। जनता नहीं बोल दीजिए, जनता। क्या बोलेगा? जनता बोलिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा कैसा सदन है आप बताएंगे? अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1975 ईस्वी में। इस प्रश्न को भी कीजिए, है ना? देश में आपात की घोषणा कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि आपात की घोषणा देश में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री यदि कहे इसके बाद, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसकी सिफारिश जब की जाएगी, इसके बाद जो है सो राष्ट्रपति देश में आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा देश में आपात की घोषणा नहीं होती है। तो आपात की घोषणा जो होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राज्य में किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी वो कब घोषित की गई थी? 1975 ईस्वी में। उस समय राष्ट्रपति जो घोषणा किए थे वो कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? एस राधाकृष्णन, जिनके नाम पर आप शिक्षक दिवस अक्सर मनाते रहते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? कौन थे? एस राधाकृष्णन, जिसका पूरा नाम है सुब्रमण्यम, है ना, राधाकृष्णन। ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? कौन थे? राधाकृष्णन। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को आप लोग याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम F1 कार दौड़ कहाँ पर हुई थी? भारत में प्रथम F1 कार दौड़ कहाँ पर हुई? तो नोएडा में। और नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। दिल्ली से पीछे ही पड़ता है। जब बिहार की तरफ आएंगे तो आप दिल्ली से पीछे पड़ता है, यूपी में नोएडा पड़ता है। ठीक है। भारत में प्रथम F1 कार दौड़ कहाँ पर हुई थी? तो ये आपको बिल्कुल नोएडा में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, फेरारी कारों का कौन सा चिन्ह होता है? फेरारी कार, फेरारी कार जो होता है उसका चिन्ह कौन सा होता है? तो याद रखिएगा उस पर आपको घोड़ा होगा। कौन सा चिन्ह होगा? घोड़ा। फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है? घोड़ा। घोड़ा का होता है। और भारत में F1 कार की जो दौड़ हुई थी, F1 कार की जो दौड़ हुई थी वो आपको कहाँ पर हुई थी? नोएडा में। आओ। फेरारी कार का चिन्ह क्या होता है? घोड़ा। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 543 है। 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। चलिए 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या आपको 543 है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपको जलवायु से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित है। जलवायु का अंग्रेजी क्या होता है बताइए? क्लाइमेट होता है। क्या होता है? क्लाइमेट। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और ये प्रश्न जो है पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा आया था, तो इसलिए इसको आप भी कर लीजिए। पृथ्वी दिवस जो है आपको किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में गिर वन, गुजरात में कौन सा वन? गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा गुजरात में जो गिर वन है
वो सिंह के लिए संरक्षित क्षेत्र है। गिर वन जो है वो किसके लिए संरक्षित है? सिंह के लिए। मतलब गुजरात में जो गिर वन है ना, उसमें आपको कौन सा जानवर रहता है? सिंह रहता है। और सिंह का मतलब क्या होता है? शेर होता है। सिंह का मतलब क्या होता है? शेर। तो बताइए कि गुजरात का जो गिर वन है वो किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? सिंह के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन जनजाति है जो कि झारखंड की है? मतलब आपको झारखंड के जनजाति के बारे में बताना है। तो आप मुंडा यहाँ देख रहे हैं और ये प्रश्न भी पीछे के क्लास में हुआ था। बताइए, याद है? थोड़ा भी याद है। बिरसा मुंडा की चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? तो यह झारखंड की एक जनजाति है, ट्राइब्स है। तो याद रखिए कि कौन जनजाति है जो कि झारखंड की है? तो मुंडा जनजाति है जो कि झारखंड राज्य की है। तो आप बताएंगे कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? फटाफट से। रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। बात समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है, हमिंग बर्ड की धरती, हमिंग बर्ड की धरती किस स्थान को कहते हैं? तो याद रखिएगा, हमिंग बर्ड की धरती जो है वो त्रिनिदाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? त्रिनिदाद को। प्रश्न को भी कर लीजिए। हमिंग बर्ड की धरती किस स्थान को कहते हैं? त्रिनिदाद को। किसको कहते हैं? हमिंग बर्ड की धरती त्रिनिदाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कॉफी से संबंधित है। कॉफी आप लोग कभी पिए हैं कि नहीं पिए हैं? चलिए, तो कॉफी जो है, कॉफी का जो बड़ा उत्पादक देश है उनका नाम बताना है। देखिए, याद रखिए, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर देश की बात हो, देश की चर्चा हो कॉफ़ी से संबंधित कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसी देश में होता है, तो देश का नाम लीजिएगा आप लोग ब्राज़ील। लेकिन अगर कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य पूछे, राज्य समझ रहे हैं ना, राज्य, तो यह राज्य में याद रखिएगा कर्नाटक। क्या याद रखिएगा? कर्नाटक। यानी कि कॉफी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? और सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। क्या है? ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील है। अगला प्रश्न है आपको, ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? तो ओस्लो आपको नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। बात समझ रहे हैं ना? बताइए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप ही बताएंगे केवल मुझे। बताइए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? और देश कौन सा है? ब्राजील है। सूरज में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? पहले ये बताइए आप लोग। सूरज में वैसे 2 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जा रहा है तो प्रमुख रूप से हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और हीलियम की मात्रा कम होती है। इसलिए याद रखिएगा, प्रमुख कौन हो गया? हाइड्रोजन। सूरज में मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो कौन सी तत्व है? हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/x है, तो x का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, चंद्रमा का व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना होता है। याद रखिएगा कि चंद्रमा का व्यास, इस चीज़ को याद ही कर लीजिए आप लोग और भी कर लीजिए कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना होता है। बोलिएगा, चंद्रमा का व्यास से 1/4 गुना होता है। चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना होता है। तो यहाँ पर आप जो है सो 4 को हम डायरेक्ट यहाँ पर डाल करके याद करा दिए हैं, ठीक है ना? तो इस लाइन को याद रखिएगा। क्या लाइन बोले हैं? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना है। बिल्कुल, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना है। ये चीज याद हो गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है वह कितनी प्रतिशत? बताइए, 20.99%, यानी कि लगभग में 21%। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है? 21%। या तो आप 21% दीजिएगा, यानी तो लगभग में जो हो वो आप दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है 20.99%। तो बताइए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 20.99%। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, वृहत्तम। वृहत्तम का मतलब बताइए आप। बड़ा। सबसे बड़ा। वृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा सागर पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सागर है उसका नाम है आपको पैसिफिक सागर। कौन सा सागर है? सबसे बड़ा सागर का क्या नाम है? पैसिफिक सागर। सबसे बड़ा सागर का क्या नाम है? पैसिफिक सागर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था? और ऐसा ही प्रश्न जो है आपको पीछे क्लास में आया था कि द्वितीय के विश्व युद्ध में कौन सा देश भाग लिया था और कौन सा देश भाग नहीं लिया था। ठीक है ना? कौन पराजित था और कौन पराजित नहीं हुआ था, ऐसा प्रश्न आया था, याद है आप लोग को? तो चलिए, कौन सा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था, मतलब कि जर्मन के तरफ से जो सपोर्ट कर रहा था, कौन? तो जापान है ना। कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ आपको मदद किया था? तो कौन? जापान। कौन क्या था? जापान। यानी कि जर्मन मदद किया
जापान को, या जापान मदद किया जर्मनी को। किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध। कब हुआ था? और समाप्त कब हुआ था? 1945 में। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वर्साई की संधि के तहत। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, VRIC देशों में सम्मिलित जो है वो कौन कौन सा देश है? तो इस देश का नाम जो है आपको ब्राज़ील है। तो ध्यान दीजिए, VRIC देशों में जो सम्मिलित है, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना था, जो कि इसका आंसर है आपको ब्राज़ील। VRIC जो है, प्रश्न पर ध्यान देंगे आप लोग, बी का फुल फॉर्म जो होता है वो ब्राज़ील होता है। बी से क्या बोले? ब्राज़ील। आर फॉर आपको रशिया होता है। क्या होता है? रशिया। आई से आपको इंडिया होता है। आई से क्या होता है? इंडिया। और सी से हो जाता है आपको चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्या होता है? चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इतने देश जो है आपको ब्रिक्स में शामिल है। बात समझ में आ रहा है? VRIC। और इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है। 50 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ पर सी के बाद एस भी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एस होना चाहिए था। तो एस सभी लोग जो है लिख लेंगे, ठीक है ना? एस सभी लोग लिख लेंगे और याद रखेंगे कि VRICS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए एक बार, बी से क्या होता है? आर से क्या होता है? रशिया। आई से क्या होता है? इंडिया। सी से क्या होता है? बताइए। चाइना। सी से चाइना हो गया। और इसके बाद जो आपको बताए थे एस बचा, ऐसे साउथ अफ्रीका। ऐसे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका। तो बताइए ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताएंगे फटाफट से, बताइए एक बार। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सभी लोग एस इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन करके, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। कि शतरंज